जय हिंद दोस्तों। जो अपनी ये 7 बजे क्लास यहाँ पे होती है दोस्तों, यहाँ पे हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा। जो ये 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आपके आर्मी नर्सिंग में पूछे जा चुके हैं, और वो भी सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे जिनके ज़्यादा चांस रहेंगे जो जून महीने में अपना पेपर होने वाला है कि कैसे कैसे क्वेश्चन वहाँ पूछे आपके जा सकते हैं। तो यहाँ पे पेन और कॉपी लेके जरूर बैठना, कोई भी क्वेश्चन दोस्तों इसके बिल्कुल वहाँ पे नहीं करना। जब आपका पेपर वहाँ पे होगा आप खुद कहोगे सर किसी न किसी सेट से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर यहाँ पे टकराएगा, पर जो चीज जैसे आपको बताई जा रही वैसे आपको तैयारी वहां पे करते हुए चलना है। और दोस्तों सिलेबस के लिए को आपको बिल्कुल वहां परेशान नहीं होना। जो नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं बस उनकी फोटोकॉपी निकलवा लेना और एग्जाम तक उसी का रिवीजन प्रैक्टिस वहां पे करते रहना। जब आप पेपर बैठो खुद ही कहोगे सर यहाँ से हमारे एग्जाम में 45 प्लस से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल गए। और दोस्तों अगर आपको टारगेट लेके चलना है कि हमें इसी एग्जाम में सिलेक्शन यहाँ पे लेना है तो आपको कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन वहां पे सही करने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो आपको इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। वही बच्चे सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं जिनको ये चीज पता हो पूरी क्लियर यहाँ पे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और हमें क्या चीज आपको पढ़नी है वहां पे। तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जो नोट्स हैं आपके पास उन्हीं को रट्टा मार लो, प्रैक्टिस कर लो, पेपर क्वेश्चन वहां से दिख जाए। तो यहाँ पे जो अपनी प्रैक्टिस डेली 7 बजे यहाँ पे होती है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वो सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करते हैं जो ऑलरेडी अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके और अपना पूरा सिलेबस भी यहाँ पे रिवीजन हो जाए ताकि हमें अपनी कहाँ कहाँ हमारी कमियां ये भी हमें पूरा क्लियर यहाँ पे हो जाए। तो यहाँ पे जो चीज जैसे आपको बताई जा रही वैसे आपको तैयारी यहाँ पे करते हुए चलना है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले जीके क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। दोस्तों जीके में हम लोग वही सारे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे ऑलरेडी पेपर वहां पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये मान चलना जीके अगर आपके पेपर 10 क्वेश्चन वहां पे आते हैं तो इन 10 क्वेश्चन में आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन करंट अफेयर का भी वहां पे देखने को मिलता है। तो करंट अफेयर पे भी आपको फोकस वहां पे करते हुए चलना है। और करंट अफेयर पे ज्यादातर आपको अवार्ड जो होते हैं पुरस्कार वहां पे हो गए उस पे ध्यान वहां पे देना। एक क्वेश्चन दोस्तों दानापुर जडारो में क्या चीज पूछा गया था कि 2024 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों में से कौन सा जीवित था, ये चीज यहां पूछा जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर है, लाल कृष्ण आडवाणी है, पीवी नरसिम्हा राव या MS स्वामीनाथन है। तो बताइए क्या आंसर आपका यहां पे हो जाता है। दोस्तों जो आपको ये भारत रत्न वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे हो जाता है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा यहां पे आपका रिपीट होता है, दोस्तों यहां पे सभी के आंसर हम यहां पे आपको क्लियर बताएंगे, लेकिन कुछ चीजें और देख लो कि क्या क्या चीजें और आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहां एक चीज दोस्तों ये पूछा जाता है, अच्छा ये बताओ जो भारत रत्न पुरस्कार है ये कब से दिया जाने लगा है, यानी इसकी बताओ स्थापना कब हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, अच्छा मैं ये बताओ कि मरणोपरांत ये पुरस्कार कब से वहां पे दिया जाने लगा, और सबसे पहले मरणोपरांत ये पुरस्कार किसको दिया गया, कि सबसे पहले किसको वहां पे दिया गया था, कब, मरणोपरांत के। तो ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार पेपर में वहां पे रिपीट हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन पूछा गया इसकी स्थापना, तो दोस्तों स्थापना क्या बताओगे सर, हम कहेंगे पेपर हमारे आया 1954, याद रखिएगा। तो जितने चीजें बता रहा हूं सारे नोट करना। अगर आप ये आंसर वहां पे नहीं दे पा रहे हैं तो मान चलो और तैयारी आपको यहाँ पे करनी, और इधर उधर भटकना भी नहीं है। जो नोट्स आपके एप्लीकेशन में अपलोड कर देंगे बस वो आपको वहां पे तैयार कर लेना है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ये मरणोपरांत ये पुरस्कार कब से वहां पे दिया जाने लगा है, तो हम कहेंगे सर हम बताएंगे 1966। पहले किसको दिया गया मरणोपरांत, तो किसका नाम दोस्तों बताओगे, आप कहोगे सर हम नाम बताएंगे लाल बहादुर का। किसका नाम बता देंगे, लाल बहादुर शास्त्री का नाम दोस्तों आपको पता यहां पे होना चाहिए। ये सारे तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस क्वेश्चन का दोस्तों बच्चे काफी ज्यादा राइट आंसर यहां पे दे रहे हैं। तो सभी बच्चों को क्या निकल के आ रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों का आ रहा है सारे बच्चों के आंसर आपके राइट हैं। ये सिलेक्टेड वही क्वेश्चन करंट अफेयर का था जो पेपर में पूछा गया, और ये सारे क्वेश्चन चांस है आपके पेपर में आने के। देखो अगला क्वेश्चन क्या यहां पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें दोस्तों पूछा गया भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में आपके शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका यहां पे हो जाता है कि अनुच्छेद 51 ए है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 32 है। दोस्तों ये आपका जो दिया जा रहा है मौलिक कर्तव्य, यहां पे 2-3 चीजें और आपसे पूछी जा सकती है। तो सारे बच्चे क्लियर यहां पे रखते हुए चलना। एक दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है, ये बताओ कौन से भाग में, आर्टिकल यहां पे दिया जा रहा है, अगर आपसे भाग यहां पूछ लेता तो क्या बताते वहां पे। अगर क्वेश्चन दोस्तों ये आपसे पूछा जाए, अच्छा ये बताओ इसके लिए कौन
कौन सा संशोधन, इसके लिए दोस्तों कौन सा आपका संशोधन यहाँ पे किया गया था। यह दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बताओ मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी यहाँ पे हो जाती है। यह क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जा सकता है। अच्छा ये बताओ इसकी समिति कौन सी हो जाएगी, समिति, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये किस सिफारिश की समिति से यहाँ पे जोड़ी गई थी। तो ये चारों चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आर्टिकल नंबर बताओ कौन सा हो जाएगा। तो अनुच्छेद दोस्तों आप सभी को क्या बताना है दोस्तों, हम कहेंगे अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 51 ए यहाँ पे होगा। ऑप्शन ए पे यहाँ पे टिक सीधा सीधा सारे बच्चों को कर देना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन से भाग में है तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, आप भाग नंबर 4 ए यहाँ पे बता देंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कौन सा संशोधन क्या हुआ दोस्तों, हम क्या कहेंगे 42वां संशोधन हुआ था और ये कब हुआ था 1976। आप सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ बताएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कुल संख्या इनकी क्या हो जाएगी, हम कहेंगे 11 सर इनकी संख्या यहाँ पे हो जाती है। कौन सी समिति यहाँ पे थी, यहाँ पे दोस्तों यहाँ बताएंगे स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी, स्वर्ण सिंह समिति यहाँ पे लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे होगे, आप खुद ही देख रहे हो किसी न किसी स्टेट में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन ही नहीं कराना है, इन 50 क्वेश्चन के माध्यम दोस्तों आपको वो इंपॉर्टेंट चीजें भी बतानी जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बस जो चीज बता रहा हूँ वैसे आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करते हुए चलना है। अच्छा तो आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की विजेता कौन यहाँ पे हो जाती है दोस्तों, ये आपका जो रिलेशन भर्ती का पेपर वहां पे हुआ था आर्मी का, वहां पे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता। इसके अलावा दोस्तों ये आपका जयपुर जडारम जब पेपर वहां पे हुआ, सेम यही क्वेश्चन आपका रिपीट वहां पे हुआ था। तो बताइए क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, इंग्लैंड है। और ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है जितने भी आपके ऑनलाइन एग्जाम वहां पे हो रहे हैं, हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन टकराया वहां पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट मान दोस्तों, इसे अच्छे से आपको वहां पे तैयार कर लेना है। तो बताइए कौन सा विजेता यहां पे हो जाता है। वैसे इसका आंसर सारे बच्चों को पता है यहां पे। तो यहां पे 2-3 चीजें और क्या आपसे पूछी जा रही, पहले ये भी क्लियर कर लेना। ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में पूछा गया, इसके अलावा जितने आपके अदर एग्जाम वहां पे हुए वहां पे क्या क्या चीजें पूछी गई थी। जैसे टीचर से एक ये क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा ये हमें बता दो इसका जो फाइनल है, फाइनल मैच ये कहां पे खेला गया, ये पूछा गया था। अगर ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो इसका ये पूछा जाए सेमीफाइनल, एक क्वेश्चन ये आया था कि फाइनल की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं सेमीफाइनल को। ये बताओ कि भारत ने सेमीफाइनल में किसको हरा के फाइनल में जगह वहां पे बनाई थी। अगर क्वेश्चन तो यहाँ ये पूछा जाए जो वुमेन वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत कब से यहाँ पे हुई थी। ये सारे क्वेश्चन आपके टीचर्स ने पूछा है और आपका पेपर भी टीचर्स ही वहां पे करा रही है। तो क्लियर सभी के आंसर यहाँ पे होने चाहिए। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो ये टीम वहां पे भारत की जीती थी वुमेन में, इसमें की कप्तान कौन थी, यहाँ पे इसकी कप्तान कौन थी, ये चीज यहाँ बता दो। तो पहले दोस्तों इसका आंसर हम लोग क्या बताएंगे कि 2025 का विजेता कौन हो जाएगा। हमने कहा भारत हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। अगर आपको ये जो सेट में कराने वाला हूं 35 तक स्कोर आपका हो रहा है तो बिल्कुल सही तैयारी यहां पे चल रही है। तो यहां पे अगर बात की जाए इसका फाइनल कहां पे खेला गया था, तो फाइनल दोस्तों कहां पे हुआ था, हम कहेंगे नवी मुंबई। कहां कहेंगे, नवी मुंबई में इसका फाइनल यहां पे हुआ था। ग्राउंड कौन सा है, पाटिल स्टेडियम में ये मैच वहां पे खेला गया था। अब ये बताओ भारत ने सेमीफाइनल में किसको हराया था। तो सेमीफाइनल दोस्तों सीधा सीधा क्या कहोगे, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के फाइनल में अपनी जगह वहां पे बनाई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वुमेन वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से यहां पे हुई थी, हम कहेंगे 1973 से इसकी शुरुआत वहां पे हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसके कप्तान कौन हो जाएंगी, तो कप्तान क्या बताओगे, हरमनप्रीत कौर। ये सारे पॉइंट आपके क्लियर यहाँ पे होने चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया और ये सारे पॉइंट भी आपके पेपर पूछे जा चुके हैं और चांस बहुत ज्यादा आपके पेपर में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपका टकराएगा पक्का वहां पे। तो अच्छे से यार वहां पे करिएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत का सबसे बड़ा, जो भारत का पूछा जा रहा है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा? हेमिस नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा है, सुंदरबन है। लखनऊ जडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो बताइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट को, तो यहाँ पे ये ना मतलब सोचो सर मैं आपकी कमेंट वहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ। देखो आपको अपने एग्जाम से मतलब है, आपको वो चीजें चाहिए कि जहाँ से हमारा एग्जाम क्लियर यहाँ पे हो जाए। तो दोस्तों मैं काफी बच्चों कमेंट वहाँ पे नहीं ले पाता, इसका मतलब ये होता है जितना टाइम अपने पास वहाँ पे होता है उस टाइम में आपको वो चीजें प्रोवाइड कराऊं जहां से आपका एग्जाम निकल जाए। मेन आपका टारगेट इस समय क्या हो रहा है कि हमें कैसे भी करके अपना एग्जाम वहां पे क्वालिफाई करना है। इतना टाइम आपके पास वहां पे नहीं है, तो जो चीज बता रहा हूं वैसे आपको तैयारी बस कर लेनी, आपका पेपर बिल्कुल वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो बताइए कि कौन सा यहां पे हो जाएगा? तो यहां पे 2-3 चीजें और याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या चीजें और पूछी जा सकती है, जैसे यहां पे सबसे बड़ा पूछा गया, सही बात है। अगर यहां हमसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन से यहां पे हो जाएगा? या दोस्तों कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, एक हमें ये बताओ जो आपका काजीरंगा है, क्या पूछा जाए? काजीरंगा ये कौन से राज्य में यहां पे स्थित हो जाएगा? या दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये कहां पे कौन से राज्य में स्थित है? ये तीनों पॉइंट भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा कि जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा, सुंदरबन है, हेमिस नेशनल पार्क। तो यहां पे जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। तो हेमिस नेशनल पार्क स्थित कहां पे? हम कहेंगे लद्दाख में। कहां पे हो जाएगा? लद्दाख में आपका स्थित हो जाएगा। सेकेंड नंबर दोस्तों किसका नाम बताओगे? सेकेंड नंबर दोस्तों सीधा सीधा बताना आपको, क्या? डेजर्ट। क्या बताओगे यहां पे? डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क आप यहां पे बता देना है। और ये डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पे स्थित है दोस्तों? हम कहेंगे राजस्थान में स्थित हो जाएगा। ये दूसरे नंबर पे आपका सबसे बड़ा वहां पे हो जाएगा। पहले नंबर का देख लिया, ये सेकंड नंबर पे। काजीरंगा ये कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? आप कहोगे सर हम कहेंगे असम राज्य में। जिम कॉर्बेट कहां पे है? हम कहेंगे कहां पे? उत्तराखंड में। कहां दोस्तों कह दोगे? आप कहोगे सर हम कहेंगे उत्तराखंड में आपका स्थित हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट क्लियर आपको यहां पे हो जाए। अगर आप इनके आंसर वहां पे दे पा रहे हो, मान चलिए दोस्तों आपकी तैयारी बिल्कुल वहां पे सही चल रही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज यहां दी जा रही है। अच्छा ये बताओ रणजी ट्रॉफी 2024-25 के विजेता कौन यहां पे हो जाते हैं? तो करंट अफेयर का मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि कम से कम 2 क्वेश्चन पक्के मान चलिएगा, कभी कभी 3 क्वेश्चन तक भी आपके पेपर में वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो पूछा गया 2024-25 में रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन हो जाएंगे? विदर्भ है, केरल है, मुंबई है, कर्नाटक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिलहाल आर्मी के पेपर तो नहीं है, लेकिन टीचर बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन पे फोकस वहां पे कर रही है। तो चांस है कि आपका जो जून महीने में पेपर होने वाला है ये क्वेश्चन आपका टकराव वहां पे जाएगा। तो यहाँ पे जो बच्चे क्या बता रहे हैं? विदर्भ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। विजेता कौन हो जाएगा? विदर्भ आपका विजेता यहाँ पे हो जाएगा। 2-3 चीजें और याद कर लेना वहां पे। और क्या आपसे पूछा जा सकता है? अच्छा ये बताओ कि उप विजेता, यानी कि जो आपका विदर्भ अगर विजेता है, इसने किसको हरा के विजेता वहां बना था? उप विजेता कौन यहां पे हो जाएगा? यह क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे। अच्छा ये हमें बताओ इसका जो फाइनल मैच है ये कहां पे आपका खेला गया था? एक ये चीज बता दो यहां पे। अच्छा ये जो इसकी शुरुआत, यानी जो रणजी ट्रॉफी आपकी दी जाने लगी है, आपको हो रहा है यहाँ पे, इसकी शुरुआत यानी रणजी ट्रॉफी कब से ये खेली जाने लगी वहां पे? यह क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों, अभी जो आपका 2024 में रणजी ट्रॉफी यहाँ पे हुई थी। अच्छा ये बताओ इसके कौन हो जाए प्लेयर ऑफ द सीरीज? प्लेयर ऑफ द बताओ सीरीज कौन हो जाए? प्लेयर ऑफ द सीरीज दोस्तों कौन यहाँ पे थे? एक चीज ये हमें यहाँ पे बता दो। प्लेयर ऑफ द सीरीज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन से खिलाड़ी यहां पे हो जाते, तो किसको हराया था? हम दोस्तों बताएं किसको हराया था? केरल को। किसको हरा के जीते थे? केरल को हरा के जीते थे। फाइनल दोस्तों ये कहां पे खेला गया था दोस्तों? हम क्या बताएंगे? फाइनल दोस्तों आपका ये नागपुर में। कहां खेला गया था? नागपुर में खेला गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसकी शुरुआत कब से हुई दोस्तों? हम कहेंगे 1934 से इस खेल की शुरुआत वहां पे हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन से हो जाएंगे, तो किसका नाम बताओगे दोस्तों? यहां पे सीधा बताएंगे हर्ष दुबे का। किसका? हर्ष दुबे का नाम यहाँ पे
बता देना। और ये हर्ष दुबे कौन से खिलाड़ी मतलब किस टीम के हो जाएंगे, ये आपके विदर्भ टीम के ही यहाँ पे खिलाड़ी हो जाते हैं जिनको प्लेयर ऑफ द सीरीज वहाँ पे चुना गया था। तो सारे पॉइंट दोस्तों क्लियर करना कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसका आंसर आसानी से वहाँ पे दे पाए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, लंबाई के अनुसार बात की जा रही है कि लंबाई के अनुसार भारत की यहां पूछी जा रही है सबसे लंबी नदी बताओ कौन सी हो जाएगी। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, यमुना है। तो बताइए क्या आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखो इनकी जो लंबाइयाँ आपको पता वहाँ पे होंगी तभी आप इनका आंसर यहाँ पे दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना। आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सी नदी ऐसी है जो भारत में बहती है और उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, ये चीज़ पूछी जा रही है। यहाँ बच्चे ब्रह्मपुत्र और गंगा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज यहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको गंगा पे ही यहाँ पे टिक करना है, ऑप्शन है। क्योंकि जब ये जयपुर जटावरा में क्वेश्चन पूछा गया था वहां गंगा वाला आंसर आपका राइट वहां पे माना गया था। तो आप क्या बता दो, गंगा नदी आपकी राइट आंसर यहां पे हो जाती है। अगर तो ये हम लोग बात करें, अच्छा ये बताओ जो गंगा नदी है इसकी कुल लंबाई दोस्तों क्या हो जाएगी, हम कहें कितनी 2525 किलोमीटर आपकी गंगा नदी की लंबाई हो जाती है। अच्छा ये बताओ जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो यहाँ पे दो चीज याद करना ब्रह्मपुत्र नदी में। एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए जो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी हो जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी अगर पूछा जाए भारत में कितने किलोमीटर प्रवाह होती है, हम कहेंगे 216 किलोमीटर। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी यहाँ पे हो जाती है, तो कुल लंबाई दोस्तों इसकी है 2900 किलोमीटर यहाँ पे। लेकिन जो भारत में प्रवाह यहाँ पे होता है केवल 916 किलोमीटर ही भारत में बहती है ये आपकी, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए गोदावरी नदी एक यहाँ पे दी जा रही, इसकी लंबाई बताओ क्या हो जाएगी, हम कहेंगे 1465 किलोमीटर ये इसकी लंबाई यहाँ पे हो जाती है। और गंगा नदी की उत्पत्ति बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी की उत्पत्ति कहां से हुई है, हम क्या कहेंगे गंगोत्री ग्लेशियर, जो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से गंगा नदी का उद्गम आपका यहाँ पे हुआ था। तो सारे पॉइंट क्लियर आप बिल्कुल यहाँ पे हो लेना, इनके लंबाइयां याद कर लें ताकि कंफ्यूजन आपको वहां पे ना हो। या जब आपका दोस्तों पेपर आपका होगा सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पे देखने को आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता संग्राम में जो आपका चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष और किसके नेतृत्व में यहां पे हुआ था। जो ये बताओ स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष और किसके नेतृत्व में हुआ। 1917 महात्मा गांधी, 1920 जवाहरलाल नेहरू है, 1930 सुभाष चंद्र बोस है, 1942 सरदार पटेल है। तो बताइए क्या आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बच्चे आंसर क्या दे रहे हैं महात्मा गांधी 1917, ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों का आ रहा है उन सारे बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी आपसे यहाँ पूछा जाता है, अच्छा ये बताओ जो आपका ये चंपारण सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है इसका मेन मुद्दा क्या वहां पे था। तो इसका दोस्तों मेन मुद्दा आप यहाँ पे क्या कहोगे, यहाँ पे एक क्या बताओगे, यहाँ पे हो जाएगा टिकाथिया एक प्रथा यहाँ पे चल रही थी। ये प्रथा दोस्तों यहाँ पे चल रही थी, इसमें क्या था आपका जो वहाँ तंबाकू की खेती वहाँ पे की जा रही है उस पे आपका ये टैक्स वहाँ एक प्रकार मान लो टिक फितिया जो प्रथा यहाँ पे आपकी चल रही थी, इसी के विरोध में आपका क्या हुआ था चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो महात्मा गांधी ने वहाँ पे किया था। यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ये बताओ जो आपका ये चंपारण सत्याग्रह है ये बिहार राज्य के कौन से जिले में वहाँ पे हुआ था। तो अगर बिहार का वो जिला पूछा जाए तो जिला दोस्तों क्या बताओगे, आप कहोगे मोतिहारी। मोतिहारी जिले में आपका ये चंपारण सत्याग्रह वहां पे चलाया गया था और महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह यही था। कभी क्वेश्चन पूछा जाए महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा, तो आपको चंपारण ही बताना है। ये भी पेपर क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए दोस्तों एक चीज और मैं बता देना चाहूंगा, जो बच्चे पहली बार तैयारी वहां पे करें और उनको ये क्लियर नहीं कि सर हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे थे और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है प्रॉपर नोट्स बना पाए, उनका रिविजन कर पाए, उनका प्रैक्टिस कर पाए, तो देखो वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। ये यकीन मान चलना अगर आपने ये कंप्लीट जो आपके 100 नोट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैजिक के, आप कोई भी नोट्स बनाना नहीं, बस इन नोट्स की फोटोकॉपी निकलवा लेना है। कंप्लीट नोट्स आपके ऑल सब्जेक्ट के यहाँ पे दोस्तों मिल जाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपके 50 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। 50 प्रैक्टिस सेट आपके वही ऑलरेडी दिए जा रहे हैं जो आपके प्रेजेंट टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम वहां पे हो रहे हैं। वहां पे जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए सेम उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस
प्रैक्टिस मिल जाएगी, जितने भी शिफ्ट पेपर हों सारे मिल जाएंगे, ताकि आप 1 घंटे में ये अपना मैनेज कर पाओ कि जो पेपर क्वेश्चन पूछा गया हम उनके आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, और आपकी रैंक कितनी यहाँ पे आ रही है। तो ये कंप्लीट नोट्स आपके 99 में आपके एप्लीकेशन वहाँ पे अपलोड है, और साथ दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप अपना टाइम मैनेज कर पाओ और आपकी रैंक क्या रही ये क्लियर यहाँ पे हो जाए। और ये सारे नोट जो आपका एप्लीकेशन आने वाला, सीधा एप्लीकेशन आने वाला सर्च करना, ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सारे नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बस एग्जाम के पहले एक बार जरूर तैयार कर लेना, और हर बच्चा जो ये ST ऑनलाइन की है आपका, इसकी प्रैक्टिस जरूर वहां पे करना। यहाँ सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना आपको सीखना पड़ेगा कि हमें किस क्वेश्चन पे कितना टाइम वहां पे आपको देना है। अगले क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आते हैं, क्या चीज पूछी जा रही है, ये बताओ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की स्थापना भारत में किस वर्ष वहां पे हुई है? 2019 से 2020 से 2021 2018। देखो इसके कई सारे और क्वेश्चन आपके पेपर पूछे गए, जैसे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ पहले CDS कौन थे? पहले CDS कौन थे? एक ये बताओ इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? एक ये याद कर लेना, ये वर्तमान में, भारत के वर्तमान में CDS कौन है, ये तीनों चीजें आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए। तो अगर ये बात की जाए कि स्थापना किस वर्ष, यानी कि पद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, हम क्या बताएंगे? 2019 में। ऑप्शन ए पे आपको टिक यहाँ पे कर देना है। जो बच्चे ऑप्शन ए बता रहे उन सारे बच्चों का राइट आंसर सही है। अब ये बताओ, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पहले CDS कौन यहाँ पे हो जाएंगे, किसका नाम बताओगे? पहले दोस्तों आपके यही विपिन रावत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विपिन रावत हो जाएंगे, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल होगा 3 वर्ष हो जाएगा, या फिर जिनकी वायु जब तक ये 65 वर्ष के वहां पे नहीं हो जाते, दोनों में से एक आपका होना चाहिए। या फिर इनका जो कार्यकाल मान लो इनका 3 वर्ष होता है, या फिर अगर इनकी आयु 65 वर्ष से ज्यादा नहीं है, 65 वर्ष तक अपने पद में वहां पे रह सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे वर्तमान में कौन यहां पे हो जाएंगे, तो वर्तमान में दोस्तों हो जाएंगे जनरल, क्या नाम बताओगे? जनरल विपिन, वो जनरल अनिल, क्या हो जाएंगे? जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये कब बने थे? 2022 से में बने थे, और प्रेजेंट टाइम तक आपके ये फिलहाल अभी हो जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे क्लियर कर लेना, कोई भी चीज आपकी एग्जाम में कहीं से भी पूछी जा सकती है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय संस्कृति में इंटरनेशनल योगा डे ये कब आपका मनाया जाता है? कि 21 जून है, 21 मार्च है, 5 सितंबर है, 26 जनवरी है। जयपुर जटारो में क्वेश्चन पूछा गया, तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं लगता कोई बच्चा गलत भी वहां पे करेगा, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें और आप क्लियर यहाँ पे कर लेना। एक आपको ये पता होना चाहिए, ये बताओ अच्छा इसकी घोषणा कब हुई थी, इसकी घोषणा कब यहाँ पे हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। एक आपको ये होना चाहिए ये पहली बार आपका कब मनाया गया, तो दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंटरनेशनल योगा डे की घोषणा कब हुई थी, आप कहोगे सर हम कहेंगे 11 दिसंबर 2014, ये डेट यहाँ पे याद कर लेना। पहली बार कब आपका मनाया गया था, हम कहेंगे 21 जून, क्या कहेंगे? 21 जून 2015 को दोस्तों ये पहली बार आपका मनाया गया था। ये दोनों डेट याद कर लेना, और इसका आंसर आपको क्लियर हो ही गया होगा, क्या हो जाएगा? 21 जून हो जाएगा। ऑप्शन ए पे आपको सीधा वहां पे टिक आपको कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगले क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे आते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को चुनाव किसके द्वारा होता है? कि संसद के निर्वाचित सदस्य द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा, राज्य विधानसभाओं द्वारा, या निर्वाचित सदस्यों यानी संसद प्लस राज्य विधानसभाएं, तो किसके द्वारा दोस्तों यहाँ पे होगा? बताइए क्या आंसर इसका यहाँ पे हो सकता है? तो यहाँ दोस्तों सीधा सीधा क्या आंसर बताओगे? सर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी पे आप राइट आंसर यहाँ बता दोगे। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा गया राष्ट्रपति का कार्यकाल बताओ कितने वर्ष का होता है, तो हम क्या कहेंगे? हम सारे बच्चे क्या कहेंगे? आप कहोगे सर 5 वर्ष का कार्यकाल आपका यहाँ पे हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका मैथ का, तो मैथ के आपके 5 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैथ के बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन वहां पे आते हैं। अगर बेसिक आपकी मैथ वहां पे सही, बस आपको इसका सिलेबस पूरा क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। आप बड़ी आसानी से 5 क्वेश्चन वहां बता लोगे, बस आपको ये पता हो कि हमारे पेपर में क्या चीज पूछी जाती है और लेवल इतना हार्ड आपका नहीं आता है। जैसे इसमें पूछा जा रहा है कि एक बैग में 5 सिक्के हैं, 2 रुपए के 3 हैं और 5 रुपए के 2 हैं, तो एक सिक्का निकालने पर 5 रुपए वाला मिलने की प्रायिकता पूछ ली जा गई है, बताओ क्या यहां पे हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन कुछ आपको लग रहा है भाई बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो कभी अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है, 5 रुपए वाले मिलने की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है। तो सिंपल दोस्तों हम यह क्या करेंगे, कुल संख्या कितनी आपकी है, हम कहेंगे भाई कुल संख्या हमारी 5 है, 5 सिक्के हमारे पास हो गए। अब इसमें ये बताओ अच्छा पूछा किसका जा रहा है, 5 वाले सिक्के की ही बात की जा रही है यहाँ पे। तो 5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 रुपए के 3 है और 5 रुपए के 2 है। तो 5 रुपए के मिलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/5। तो आंसर दोस्तों आपने क्या कह दिया, 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 किस में आ रहा है, हमने कहा ऑप्शन ए में आ रहा है। आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। बस तरीके पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन में आओ, ध्यान से देखो, यदि y बराबर tan 4x हो तो dy/dx का मान क्या यहां पे हो जाएगा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, लखनऊ जटारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इस क्वेश्चन दोस्तों कुछ है बिल्कुल नहीं, बस आपको तरीके पता होने चाहिए। तो हमें दोस्तों एक चीज ये पता है यहाँ पे कि जो आपका जैसे कि कोई संख्या हमारी मान लो tan u होता है। अच्छा ये बताओ tan u का अवकलन क्या होता है, tan u का अवकलन सबसे पहले बताओ क्या यहां पे होता है। तो ये दोस्तों इसका हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर यू इंटू यू डैश यहां पे हो जाता है। जहां पे दोस्तों u बराबर क्या आपका दिया जा रहा है, u बराबर आपका 4x हमें पता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर u बराबर 4x आपका है तो इसका बताओ अवकलन dy/dx, यानी इसका अवकलन क्या यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों इसका अवकलन क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आप बता दोगे क्या, dy/dx इसका क्या हो जाएगा, 4 सेक स्क्वायर और ब्रैकेट क्या कर दोगे 4x यहां पे कर दोगे। बस ये फार्मूला पता होना चाहिए, आप इसका अवकलन आसानी से यहां पे निकाल लोगे। तो मैथ के क्वेश्चन एक बार स्क्रीनशॉट यहां पे ले लेना ताकि जब पेपर में क्वेश्चन पूछे आप बड़ी आसानी से उसका आंसर यहां पे दे पाओ। तो अगला क्वेश्चन देखो कि एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना होता है। बस देखो इसका केवल फार्मूला पता होना चाहिए कि घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमें क्या पता है, 6a स्क्वायर हमें पता है। ए क्या हो जाएगी, इसकी भुजा हो जाएगी। भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 का वर्ग कितना हो गया, 36 हो गया। तो आपने क्या कहा, 6 गुणे हमने यहाँ 36 किया और इसको 6 से गुणा जैसे ही करो कितना आ जाएगा, 216 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो आंसर दोस्तों क्या बता दिया आपने, कहा सर हमने आंसर बता दिया 216 बता दिया। ऑप्शन नंबर ए पे हमने यहाँ पे टिक कर दिया, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। मैथ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं, मेन आपको फोकस बायोलॉजी और केमिस्ट्री और जी के वहां पे कर लेने। जो बच्चा इनमें स्कोर कर लिया मान चला सिलेक्शन अपना ले जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या चीज दी जा रही है, एक समीकरण दिया गया 4x² माइनस का 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। इनके मूल पूछ लिया गया, बताओ मूल क्या आपका यहाँ पे हो जाएगा। 3/2 है, 3 है, -3/2 है या 2 है। तो बताओ मूल यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा। देखो आप ये देख रहे होंगे ध्यान से कि ये जो आपका समीकरण यहाँ पे आपका दिया जा रहा है, ये क्या एक पूर्ण वर्ग आपको नहीं लग रहा है, ये पूर्ण वर्ग है यहाँ पे। तो किस संख्या का पूर्ण वर्ग है, तो दोस्तों हम बताएंगे ये 2x - 3 का ये पूर्ण वर्ग बराबर 0 ही तो आपका दिया जा रहा है। तो यहाँ 3x - 3 वो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x - 3 बराबर आपका 0 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 0 को वर्ग मान करो भाई क्या हो, कुछ 0 के ऊपर वर्ग लगाओ, वर्गमूल करो, बात एक ही वहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 2x बराबर ये 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया आपका 3/2 यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये कैसा हो जाएगा, हम कहेंगे ये आपका दोहरा मूल कैसा होता है, ये आपका एक दोहरा मूल आपका हो जाएगा। तो आंसर फिलहाल क्या कह दोगे, आंसर दोस्तों आप कहोगे 3/2। ऑप्शन ए पे हम लोग यहाँ पे टिक करें, क्या कहोगे 3/2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखो
कॉट थीटा बराबर 8/15 है, ये थीटा तीव्र कोण है, तो हमें बताओ कौशिक थीटा का मान क्या वहां पे हो जाएगा। कौशिक थीटा का मान पूछा जा रहा है क्या। तो एक इसमें बेसिक से फार्मूला ये याद कर लेना, आपने पढ़ा भी होगा जब आप मान लो हाई स्कूल तक मैं तो थी आपकी वहाँ पे। तो यहाँ पे एक फार्मूला देखा होगा, लाल बटे कक्का, जो हम लोग शॉर्टकट से याद वहाँ पे करते थे, कक्का, ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं। यानी क्या हुआ, देखो ये एल से हो जाएगा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब, ये के से मान लो कर्ण हो जाता, ए का मतलब आधार हो गया। यानी देखो ऊपर क्या हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, यहाँ पे कौशिक हो गया, यहाँ पे सेक हो गया, यहाँ पे हम लोग कॉर्ड लिखते थे। अब देखो इसका मतलब अगर साइन का पूछा था, हमें पता है लंब बटे कर्ण हो जाएगा, और टेन क्या होता था, लंब बटे आधार हो जाता। देखो हमें दिया क्या यहाँ पे जा रहा है, हमें मान पता है कॉट थीटा, तो कॉट बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमें पता है, हमें पता क्या, लंब पता है और आधार हमें पता है। तो लंब कितना दिया जा रहा है, लंब आपका 8 है, आधार आपका यहाँ 15 है, और हमें मान किसका पूछा जा रहा है, आपसे दोस्तों पूछा गया कौशिक का। कौशिक कहाँ पे, देखो साइन कॉस टेन कौशिक, तो कौशिक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कौशिक बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, हमें पूछा गया कर्ण बटे लंब का मान हमसे पूछा जाता। देखो हमें पता है लंब पता है, आधार पता है, क्या हम कर्ण नहीं निकाल सकते हैं, तो कर्ण आप यहाँ पे निकालो। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने क्या निकाला, कर्ण। तो कर्ण का दोस्तों स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो जैसे आप लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, ये दोस्तों हो गया 8 का 64 हो जाएगा, और जैसे आधार का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, दोस्तों आपका हो गया 225 हो गया। इन दोनों को आपने जोड़ा कितना हो गया, ये आपका 289 हो गया। तो ये बताओ कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, इसका दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल लोगे। ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, हम कहेंगे 17 का वर्गमूल दोस्तों आपका हो गया। तो सारी वैल्यू हमें बिल्कुल यहाँ पता हो गई। तो कर्ण कितना हो गया, कर्ण दोस्तों हमने कहा ये आपका 17 हो गया। लंब कितना था, लंब आपका 8 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 17/18 आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ गया। तो सीधा सीधा क्या कह दो, 17/8 आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या 17/8 हो जाएगा। बस तरीके पता होना चाहिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उनके आंसर वहां पे दे पाएं। चलिए अगला क्वेश्चन तो यहाँ फिजिक्स हमारा स्टार्ट होता है। 5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आते हैं। देखो फिजिक्स का भी आपका नॉर्मल ही क्वेश्चन आता है, मेन फोकस आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री वहां पे करना है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावक बल किसके बराबर यहाँ पे होता है। तो क्या पूछा जा रहा है, जो आपका उत्प्लावक बल होता है किसके बराबर है, वहां पे वस्तु के भार के, विस्थापित द्रव के भार के, या वस्तु के आयतन के, या द्रव्य के घनत्व के। तो बता किसके बराबर यहाँ पे हो जाएगा अगर पेपर में क्वेश्चन हमारा पूछा गया। तो दोस्तों कभी भी पेपर में क्वेश्चन आपका ये पूछा जाए तो हम सीधा आंसर क्या बताएंगे, ये दोस्तों आपका हो जाएगा विस्थापित द्रव के भार के। तो ऑप्शन नंबर क्या बताओगे आप, कहोगे सर हम कहेंगे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। आप देखा होगा ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बताओ जो आपका जहाज होता है ये पानी में तैरता क्यों होता है, ये किस सिद्धांत में काम वहां पे करता है। तो उसका सिद्धांत कौन हो जाएगा दोस्तों, आर्किमिडीज के सिद्धांत में ही वहां पे कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको भूलनी नहीं, क्या क्या चीजें पूछी जा चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं वही सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर में वहां पूछे जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन तो ये पूछा जाए, ये बताओ जो आपका ये उत्प्लावक बल यहाँ पे दिया जा रहा है, उत्प्लावक बल, इसका मात्रक बताओ क्या वहां पे होता है। तो इसका मात्रक आप क्या कहोगे, सर हम कहेंगे न्यूटन इसका मात्रक यहाँ पे आपका हो जाता है। बल का मात्रक न्यूटन आपको पता ही है, उत्प्लावक बल का भी आप न्यूटन ही वहां पे आंसर बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या चीज यहां पूछी जा रही, जो कि लखनऊ जेडारो में बेटा ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था कि एक है 100 न्यूटन बल है, कितना बल है, 100 न्यूटन का बल है, और वो 0.5 मीटर क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। तो बताओ दाब बराबर क्या हो, दाब कितना यहाँ पे हो जाएगा। बस यहाँ पे कैसे आंसर बताओगे, अगर आपको दाब का फार्मूला पता है तो तुरंत जो आपका लखनऊ जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट वहां पे हुआ, तुरंत इसका आंसर यहाँ बता दोगे। तो दाब बराबर बेटा यहाँ पे क्या कहोगे, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल कितना हमारा लग रहा है, 100 न्यूटन का। बल कितना लग रहा है आपने, 100 न्यूटन का, और क्षेत्रफल कितना है, 0.5 है। 0.5 से जैसे भाग आपने किया, ये दशमलव हटा, एक जीरो यहां बढ़ गया, 5 से काटा कितनी बार गया, 5 दूना 10 हुआ, 200 आपका निकल के आ गया। मात्रक क्या होता दोस्तों, यहां पे कर देंगे क्या, पास्कल। क्या लिख लेना, पास्कल इसका मात्रक, यहां पे संकेत लिख लेना 200 पास्कल।
क्या आंसर हो गया हमारा 200 पास्कल। दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर क्या बता देना 200 पास्कल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, इसी लेवल के वहां पे आते हैं, तभी जो आपकी इसकी कट ऑफ वहां होते हैं 40 से 42 क्वेश्चन यहाँ पे चली जाती है। एक बात दोस्तों ये यहाँ पे याद करना कि अगर 50 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, लगभग 30 क्वेश्चन दोस्तों आपके बिल्कुल वहां पे नॉर्मल आपके वहां पे दिखाई पड़ते हैं। इन 30 क्वेश्चन के बाद दोस्तों आपके ये 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे मॉडरेट लेवल के, जो बच्चा तैयारी वहां पे करता है वो इनके आंसर वहां पे दे पाता है। और इसके बाद दोस्तों 5 क्वेश्चन ये मान चला ऐसा आपको वहां पे दिखेगा, हर एग्जाम में आता है। ये 5 क्वेश्चन इसी वजह से ही वहां पे डाले जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आपको दिखेगा वहां पे, कि जो क्वेश्चन आप पहली बार दिखोगे इसके पहले वहां पे देखे ही नहीं होगे। तो जो बच्चे तुक्के उक्के मान लेते हैं वो तो इनका आंसर वहां पे सही से दे पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो आपको मेन टारगेट ये रहेगा, ये जो 45 क्वेश्चन है ये आपके गलत वहां पे नहीं होने चाहिए। अगर इन 45 में आपने मान लो 42 क्वेश्चन भी दोस्तों आपने सही कर लिया ना, आपका 100% सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो आपके नॉर्मल 30 क्वेश्चन ये तो आप गलती से भी गलत वहां पे नहीं कर दे। अगर ये क्वेश्चन गलत हो गए तो मान चला आप एग्जाम से सिलेक्शन से काफी दूर वहां पे चले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्या चीज यहाँ पूछी जा रही है। अच्छा ये बताओ, एक वस्तु का भार अगर आपका 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान बताओ कितना यहाँ पे हो जाएगा। जी का मान आपका 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे दिया जा रहा है। तो बताओ यहाँ पे द्रव्यमान कितना यहाँ पे हो जाता है। तो एक फार्मूला दोस्तों आपने देखा होगा, फार्मूला क्या था आपका, F बराबर ma, F बराबर आपका ma। दोस्तों यहाँ पे इसी फार्मूला का यूज करके आप सारे बच्चे आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये सवाल कुछ बच्चों के बिल्कुल वहाँ पे नॉर्मल लग रहे होंगे, तो इसका मतलब ये होता आपकी तैयारी वहाँ पे सही चल रही है। तो जिन बच्चों की तैयारी सही होगी उनको ये क्वेश्चन नॉर्मल लिखेंगे, और जिन बच्चों की तैयारी अभी मतलब स्टार्टिंग वहाँ पे कर रहे हैं, तैयारी उनकी कमजोर वहाँ पे, तो उन बच्चों को ये क्वेश्चन काफी हार्ड वहाँ पे लग सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ तो हमें क्या क्या दिया जाए, एक वस्तु का भार 200 न्यूटन है, तो यहां पे हमने सीधा क्या रख दिया 200 न्यूटन आपने रख दिया, बराबर द्रव्यमान आपसे पूछा गया और त्वरण का मान क्या हमें दे दिया गया 10 यहाँ पे दे दिया गया। तो द्रव्यमान बराबर दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, आपने कहा 200/10 यहाँ पे हुआ, 0 0 काट दिया, आपका क्या हो जाएगा 20 kg इसका दोस्तों भार यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बता दो क्या राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाए। क्या ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, ये बताओ एक 500 ग्राम की लंबाई की डंडी पानी में 40% डूबती है, लकड़ी का घनत्व बताओ कितना हो जाएगा। लकड़ी का घनत्व यहां पूछा जा रहा है, बताइए कितना यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आप देखा होगा, आपका जो मैंने रिलेशन का पेपर वहां पे एमसी सेंटर लखनऊ कराया था, वहां पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन आपका रिपीट वहां पे हुआ था। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक बार आप सारे बच्चे प्रैक्टिस जरूर करिएगा, एक बार इस क्वेश्चन के स्क्रीन शॉट यहाँ पे लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके लिए करा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन मैं आप सारे बच्चों को होमवर्क के लिए यहाँ पे दे रहा हूं, तो सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पे बताना है। अब इसके बाद तो हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या यहाँ पे दिया जा रहा है। ये मतलब दाब की परिभाषा क्या है। दाब की परिभाषा कि बल बटे क्षेत्रफल है, बल गुणे क्षेत्रफल है, कार्य बटे समय है, बल गुणे बटे से। दोस्तों अभी जो मैंने बताया ना 30 क्वेश्चन नॉर्मल पेपर में आपके आते हैं, ये उन्हीं क्वेश्चनों में से आपका आता है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा था, गलती से भी गलत वहां पे नहीं कर देना। तो जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन वहां पे गलत करते हैं वही मान चला सिलेक्शन से बहुत दूर आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन दोस्तों सारे बच्चे आंसर क्या बताएंगे, हमें पता है दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर ए पे आपको यहाँ पे सीधा सीधा आपको टिक यहाँ पे कर देना। दाब का मात्रक दोस्तों कभी आपसे पूछा गया, दाब का मात्रक क्या बताओगे, पीए यानी पास्कल होता है, क्या बता दोगे इसका मात्रक दोस्तों क्या बताओगे, पास्कल दोस्तों यहाँ पे हो जाता है। इंपॉर्टेंट पेपर में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। एक चीज और आपसे ये पूछी जा सकती है, जो आपका जो तरल दाब है, अच्छा ये बताओ जो आपका तरल दाब होता है, तरल दाब ये किस पे निर्भर करता है। तरल दाब बताओ किस पे यहाँ पे निर्भर करेगा। दोस्तों हम सीधा सीधा बताएंगे, ये तो हो गया गहराई, हो गया गहराई पे निर्भर वहां पे करता है। इसके बाद दोस्तों जैसे आपका घनत्व हो गया, घनत्व पे निर्भर करता है, और किस पे करेगा जी के मान पे निर्भर करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाए जो तरल का दाब है किस पे निर्भर करता है, इन्हीं तीन में से एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, वही इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
तो बच्चे किसी बच्चे को परेशान नहीं होना, जो नोट्स आपने ले रखे उसके अच्छे से यहाँ प्रैक्टिस जरूर कर लेना, उसकी फोटो कॉपी निकलवा लेना। जब पेपर में बैठोगे आप यकीन मान चलना 45 ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके आगे दोस्तों हमारे बायोलॉजी क्लास क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होंगे और बायोलॉजी के टोटल आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। अब ये बायोलॉजी केमिस्ट्री एक सर यहाँ पे कराने वाले, इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट होंगे वो सारे यहाँ पे कवर करेंगे। आइए सर आगे क्वेश्चन यहाँ पे कराइए। तो यहाँ से बेटा हम लोग देखेंगे अपने बायोलॉजी के क्वेश्चंस और यहाँ से हम लोग साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे कि बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री है उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना बायोलॉजी का। जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से किस ग्रंथि से स्रावित होता है। यह आपका थायरॉक्सिन क्या है, तो थायरॉक्सिन एक आपका हार्मोन है। पूछा जा रहा कि ये जो हार्मोन है बेटा हमारा किस ग्लैंड यानी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो आप ध्यान रखना जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, तो आप लिख लेना। सबसे बड़ी बात तो ये यहाँ पे है जो पूछा गया है आपसे, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ये जो है आपका कौन सी, तो थायराइड ग्लैंड होती, कौन सी, थायराइड ग्लैंड होती है, यानी थायराइड ग्रंथि होती है जिसके माध्यम से आपका थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है, तो आप इसका नाम लिख लोगे कौन सा, थायराइड। ये क्या है बेटा आपका, तो कहोगे थायराइड ग्रंथि है जिसके द्वारा आपका कौन सा हार्मोन, तो कहोगे सर थायरॉक्सिन नामक हार्मोन है जो ये स्रावित करता है। ठीक है ना, कौन सी ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की अगर बात करें तो ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा कौन सा, थायराइड, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन और भी ऑप्शन दिए गए, जैसे आपका एक दिया गया पिट्यूटरी। अगर हम बात करें पिट्यूटरी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है बेटा, ये शरीर के मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर, मस्तिष्क। और ये मस्तिष्क साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि बताओ, सबसे फेमस जो इसका क्वेश्चन हो जाता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, इसका एक अन्य नाम है जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, इसका जो एक अन्य नाम है बेटा उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या, इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना, जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है इसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेटा मास्टर ग्रंथि। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ जो पिट्यूटरी ग्रंथि है हमारी कौन सी ग्रंथि कहलाती है, इसका एक अन्य नाम और कौन सा होता, तो कहोगे सर इसका अन्य नाम हो जाता है मास्टर ग्रंथि। साथ ही साथ अगर अग्नाशय की बात की जाए तो अग्नाशय क्या होता है, ये हमारी अंतरास्रावी और बहिस्रावी, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की ग्लैंड होती है अग्नाशय ग्लैंड। तो बात समझ में आ गई होगी सारे ऑप्शन आपको कि पिट्यूटरी ग्रंथि जिसका एक अन्य नाम होता है मास्टर ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है। साथ ही साथ अगर थायराइड की बात करें तो जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। और साथ ही साथ जो अग्नाशय है जिसे आप पैनक्रियाज बोलते हो, और इंसुलिन में ये सहायक होती है बेटा, डायबिटीज़ नामक शब्द। तो ये ध्यान रखना, पूछा जाए अग्नाशय क्या, तो कहोगे सर जो अग्नाशय हमारी अंतःस्रावी और बहिस्रावी, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है। ठीक है, तो ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी बेटा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखो कि पादपों में ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से संबंधित है। इन प्लांट्स ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी इज मेनली रिलेटेड टू विच प्रोसेस। ऑप्शन इज जाइलम में जल का ऊपर उठना। जाइलम क्या होता है आप सभी लोग जानते हो, जिसमें जल का संवहन होता है बेटा। क्या, जाइलम जो होता है जिसमें हमारा जल का संवहन होता है, इसे हम जाइलम कहते हैं। और अगर फूड यानी खाने यानी भोजन का बात की जाए, जो भोजन का परिवहन होता है वो किस में होता है, तो कहोगे सर भोजन का जो हमारा परिवहन है, तो भोजन का परिवहन बेटा होता है फ्लोएम में। दो शब्द आप ध्यान रखोगे ना, जो जाइलम है इसमें क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। तो जाइलम में आपका जल का परिवहन होता है और फ्लोएम में आपका बेटा भोजन का परिवहन होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन कह रहा है कि बताओ बेटा क्या कि पादपों में ट्रांसपिरेशन जो है हमारा फुल थ्योरी मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से संबंधित। ऑप्शन इस पहला है आपका जाइलम में जल में ऊपर का उठना। क्या, जल का ऊपर उठना, तो ऑप्शन आपका यही राइट हो जाएगा कि जाइलम में जल का ऊपर उठना। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, जाइलम में जल का ऊपर उठना। अगर हम बात करें ट्रांसपिरेशन की क्या है, पादपों में जो जल ऊपर उठता है इसे हम कौन सा कहते हैं, तो ट्रांसपिरेशन इसी को कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। और अगर साथ ही साथ बात की जाए तुमसे बेटा जाइलम की, किसकी, जाइलम की, अगर बात तुमसे की जाए कि जाइलम क्या है, तो कहोगे सर जाइलम हमारा जो होता है इसमें जल का परिवहन होता है। किसका, इसमें जल का परिवहन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें आप कहोगे सर इसमें जल का परिवहन होता है। लेकिन अगर साथ ही साथ हम कहेंगे फ्लोएम की बात कर लें, अगर हम फ्लोएम की बात कर लें, अगर हम फ्लोएम की बात कर लें तो फ्लोएम क्या हो जाता है, तो फ्लोएम हमारा हो जाता है बेटा भोजन का परिवहन इसमें, यानी किसका, फूड का। तो लिख लेना आप यहाँ पर साथ ही साथ बेटा
भोजन का परिवहन, ठीक ना। तो ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा कौन सा, कि सर पादपों में ट्रांसपिरेशन जो हमारा होता है, फुल थ्योरी मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है, जाइलम में जल का जो ऊपर उठने का स्तर होता है इसी को हम कहते हैं बेटा ट्रांसपिरेशन। अगर आपसे पूछ लिया है साथ ही साथ कि बता दो जाइलम क्या है, तो आप कहोगे सर जाइलम के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है कि जो जाइलम है हमारा उसमें क्या होता है, तो हमारे जल का परिवहन हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात फ्लोएम की करें तो इसमें क्या हो जाता है, भोजन का जो परिवहन हो जाता है वो आपका फ्लोएम हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इज ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ बेटा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन थक्के, किसका, ब्लड जो होता है यानी रक्त का थक्का जो आपका होता है उसके लिए सहायक होता है, या उसमें जमने के सहायक का आपका क्या करता है, काम करता है। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी दिया है विटामिन सी ऑप्शन दिया है डी और के। तो आप ध्यान रखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ब्लड क्लॉटिंग की बात की गई है। विटामिन के जो होता है बेटा आपका किससे रिलेटेड है, ब्लड क्लॉटिंग बेटा, ठीक है ना। किससे, अगर आपसे पूछा जाए ब्लड क्लॉटिंग यानी जिसे आप कहते हो क्या, रक्त का थक्का। क्लियर है ना ये बात, तो कि रक्त का जो थक्का होता है जब ब्लड होता है जम जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है बेटा हमारा विटामिन के। कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, विटामिन के। साथ ही साथ अगर आपसे कहा जाए जो विटामिन के है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप कहोगे सर जो हमारा विटामिन के है इसका रासायनिक नाम अगर हम देख लें तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है आपका फिलोक्विनोन। क्या लिख लेना, इसका जो रासायनिक नाम हो जाता है, इसका बेटा रासायनिक नाम जो हो जाता है फिलोक्विनोन, ठीक है ना। अगर एक अन्य नाम की बात करते हैं तो ध्यान रखना इसी को हम लोग नेफ्थोक्विनोन भी बोलते हैं। क्या, इसी को हम लोग नेफ्थोक्विनोन भी बोल देते हैं। क्लियर है ना ये बात, नेफ्थोक्विनोन। तो विटामिन के करता क्या है, तो कहोगे सर ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमने में ये हमारी मदद यानी सहायक होता है। इसका रासायनिक नाम जो हो जाता है फिलोक्विनोन हो जाता है, या इसी को हम नेफ्थोक्विनोन भी कह देते हैं, ठीक है। तो यही आपसे कहा गया था कौन सा विटामिन है जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त को जमने के काम आता है, ठीक है। तो ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा विटामिन के, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो विटामिन ए जैसे आपको दिया गया है, विटामिन ए दिया गया, तो विटामिन ए की अगर रासायनिक नाम की बात की जाए तो विटामिन ए की अगर रासायनिक नाम की जाए बेटा तो इसका नाम ध्यान रखना, इसका हो जाता है रेटिनॉल। इसका क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है विटामिन सी, इसका हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका बेटा क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर है, ठीक है। और विटामिन डी जो दिया गया है इसका नाम अगर पूछ लिया है तो इसका नाम हो जाता है कैल्सीफेरॉल बेटा। इसका नाम जो हो जाता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। इसका जो नाम हो जाता है बेटा क्या, कैल्सीफेरॉल। चलो देखो, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था कि कौन सा विटामिन है जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त के थक्के जमने के काम आता है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। और जो अन्य फैक्ट्स हैं विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी आपका क्या हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी आपका कैल्सीफेरॉल हो जाता है, ठीक है ना। पूछा जाए साथ ही साथ कि बताओ जो विटामिन डी होता है हमारा ये किसके लिए काम आता है, तो ये ध्यान रखना किसके लिए, हमारे रिकेट्स, जैसे एक बच्चा है उसमें रिकेट्स नाम की बीमारी होती है यानी उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो बच्चे हैं उनमें रिकेट्स नामक बीमारी होती है, तो जो हमारे 18 साल के ऊपर वयस्क हैं उनमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो उसका नाम भी आप ध्यान रखना ऑस्ट्रोमलेशिया बेटा। क्या, ऑस्ट्रोमलेशिया विटामिन डी की ही कमी से होने वाला रोग है, ये एक फैक्ट ध्यान रखना है। रिकेट्स आपको हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन ये नाम आपको ध्यान रखना है कि विटामिन डी की ही कमी से रोग होता है ऑस्ट्रोमलेशिया, जो ये 18 साल के ऊपर के वयस्क हैं हमारे उनमें देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है। और कहाँ से प्राप्त होता है, तो कहोगे सर विटामिन डी हमें सनलाइट से सबसे ज़्यादा, या मछली जो होती है उसके हम बात करें कॉड लिवर ऑयल जो उनका तेल होता है मछली का, उसमें भी आपकी इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा उपस्थित रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा कि बताओ जो हमारा मानव शरीर है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है जो हमारा मानव शरीर है इसमें इंसुलिन हार्मोन जो है इसका मुख्य कार्य क्या है। इंसुलिन आप सभी लोग जानते हो किसके काम आती है, तो डायबिटीज़, ठीक है ना। किसके काम आती है, तो मधुमेह जो होता है डायबिटीज। ऑप्शन आपको दिए गए रक्त शर्करा स्तर बढ़ाना, या जो हमारा रक्त शर्करा स्तर कम करना, कैल्शियम अवशोषण, या जल संतुलन बनाए रखना। तो आप ध्यान रखो जो इंसुलिन की बात की गई है बेटा, किसकी, इंसुलिन की बात की गई है,
ठीक है ना। तो इंसुलिन के बारे में आप ध्यान रखना ये बात, इंसुलिन, ठीक है ना। तो इंसुलिन का अगर पूछा जाए कि इसका काम क्या होता है, तो ये जो हमारी रक्त शर्करा होती है, जो रक्त शर्करा होती है उसकी सतह को क्या कम करना, उसके स्तर को कम करना। लिख लेना, जो रक्त शर्करा है, रक्त शर्करा स्तर को कम करना। ठीक, तो पूछा भी जाएगा तुमसे कि क्वेश्चन के रूप में कि बताओ जो इंसुलिन हार्मोन है इसका मुख्य कार्य क्या है, तो आप कहोगे सर जो हमारी रक्त शर्करा होती है, रक्त शर्करा होती है उसके स्तर को ये क्या कर देता है, उसके स्तर को कम कर देता है। यानी साथ ही साथ कहना चाहो कि डायबिटीज नामक जो शब्द है, जो डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है, ये भी एक फैक्ट लिखना चाहो लिख लो। जो डायबिटीज होता है आपका बेटा, जो आपका डायबिटीज होता है किस हार्मोन की कमी से होता है, तो इसी इंसुलिन से, ठीक है ना। तो इंसुलिन आपका क्या है, तो कहोगे सर इंसुलिन हमारा एक हार्मोन है और ये क्या करता है, तो कहोगे डायबिटीज के लिए सहायक होता है, ठीक है ना, डायबिटीज में। और करता क्या, तो रक्त शर्करा स्तर को ये कम करने का काम करता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, वो राइट हो जाएगा कि रक्त शर्करा स्तर को कम करता है, ठीक है ना। और अगर बात करें अंग की, शरीर का कौन सा अंग इससे जुड़ा, तो आप कहोगे सर पैनक्रियास यानी अग्नाशय। और अग्नाशय क्या है आपका, तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी यानी इंटरनल ग्लैंड और एक्सटर्नल ग्लैंड दोनों से संबंधित है। बात क्लियर है ना, सारी बातें आपको क्लियर हैं। तो ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा रक्त शर्करा स्तर को कम करना, ठीक। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें, यहाँ पे शब्द आया ग्लूकोज जैसे, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लर्न कर लेना, पूछा जाएगा C6H12O6, ठीक है ना। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O6। और अगर हम शुगर की बात करें, यानी जिसे आप कहते हो चीनी, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है C12H22O11। क्लियर है ना ये बात। तो ग्लूकोज की अगर बात की जाए कि ग्लूकोज का सर फॉर्मूला क्या होता, तो आप कहोगे सर C6H12O6। और अगर हम बात करें शुगर की, तो C12H22O11। साथ ही साथ अगर फ्रक्टोज शब्द भी आपको सुनने में मिल जाए, पूछा जाएगा कि बताओ प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा मीठा कौन होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा बेटा फ्रक्टोज। ये क्या होता है, नेचुरल मीठा होता है, प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है ना। क्या, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ये प्राकृतिक रूप से मीठा होता है। ठीक है ना। तो ये बात तो क्लियर है कि जो फ्रक्टोज होता है ये क्या होता है, तो कहोगे सर प्राकृतिक रूप से जो हमारा सबसे मीठा होता है ये किस में पाया जाता है, तो कहोगे सर फ्रूट शुगर यानी फ्रूट यानी फलों में पाया जाता है, ठीक। और ग्लूकोज और शुगर ये आपके सामने रहा। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि रक्त शर्करा स्तर कम करना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा कि बताओ जो राइजोबियम बैक्टीरिया मुख्य रूप से किस पौधे के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। राइबोजियम बैक्टीरिया मेनली फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विच प्लांट, ठीक है ना। ऑप्शन दिए गए आपको गेहूं, दलहन, चावल और कपास, सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका साथ ही साथ ध्यान रखना जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इन सभी के वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो जो पूछा गया कि बताओ जो राइजोबियम होता है हमारा बैक्टीरिया यानी जीवाणु मुख्य रूप से किस पौधे के साथ, तो वो पौधा आप ध्यान रखना बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी हमारी पल्सेस हो जाती हैं, दालें हो जाती हैं, ये सभी आपका हो जाएगा तो दलहन यानी पल्सेस, जैसे मटर, पीस, चना, ग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम साथ ही साथ बात करें इनके वैज्ञानिक नामों की, किसकी, अगर हम बात करें इनके वैज्ञानिक नामों की, अगर हम बात करें बेटा किसके वैज्ञानिक नामों की इनके, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना आप इनके वैज्ञानिक नाम। जैसे हमने कहा कि बता दो जरा गेहूं, ठीक है ना। तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम आप ध्यान रखना, इसको बोलते हैं बेटा क्या, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या बोलते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है ना। जो गेहूं होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है, तो कहोगे सर ट्रिटिकम एस्टिवम। अगर साथ ही साथ हम कहें कि बता दो चावल, चावल या धान, तो उसका क्या हो जाता, तो कहोगे सर इसका जो हो जाता है ओरिजा सटीवा हो जाता है। क्या, ओरिजा सटीवा,
ठीक है ना। अगर साथ ही साथ मटर का भी कह दिया जाए कि बताओ मटर का, तो मटर का वैज्ञानिक नाम बेटा होता है पाइसम सटाइवम। मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। क्लियर है ना ये बात? तो ठीक है, मतलब जो गेहूं होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम, जो चावल होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है ओरिजा सटाइवा, और मटर जो होता है बेटा उसका हो जाता है पाइसम सटाइवम, जो आपके इसमें दिए गए। ठीक, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मानव, जिसे आप कहते हो ह्यूमन, इसका ध्यान रखना, होमोसेपियंस। क्या? होमोसेपियंस। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाता है होमोसेपियंस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो गेहूं है उसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, चावल ओरिजा सटाइवा, मटर पाइसम सटाइवम, मानव होमोसेपियंस। और कुछ और भी सुन लो, जैसे बकरी होती है, बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है बेटा कैप्टा हिटमस, और जो हमारी गाय है उसका वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस, बैल है जो उसका बॉस प्रोमोजीनियस। ये आपका वर्क है कि आप सारे वैज्ञानिक नाम को भी याद करके रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको एक वैज्ञानिक नाम देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन की अगर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया है मुख्य रूप से किस पौधे के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दलहन यानी पल्सेस, ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ मानव हृदय में जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है किस प्रकार का रक्त ले जाती है, यानी इन ह्यूमन हार्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज विच टाइप ऑफ ब्लड। ठीक है ना, तो ऑप्शन पहला दिया गया ऑक्सीजन युक्त रक्त, बी दिया गया ऑक्सीजन रहित युक्त, और सी दिया गया मिश्रित, और डी दिया गया केवल प्लाज्मा। तो आप रक्त के बारे में अगर जानते हो तो एक बात ध्यान रखना बेटा, दो तरह के रक्त होते हैं। एक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एनएरोबिक होता है। जो एरोबिक होता है उसको आप बोलते हो क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। लिख लेना, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक श्वसन। ये क्या होता है बेटा? तो कहोगे सर ये जो हमारा होता है एरोबिक श्वसन, ये ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में होता है इसे बोलते हैं हम क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन यानी एरोबिक श्वसन। लेकिन जहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, क्या होता है? जहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है वहां पर हम क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन या एनएरोबिक श्वसन होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि एरोबिक श्वसन क्या होता, तो आपका जवाब हो जाएगा कि जो एरोबिक श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसमें? प्रेजेंस इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति। ठीक, और अगर हम बात करें बेटा एनएरोबिक की, ये क्या होता है? तो कहोगे सर ये हो जाता है हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है वो होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति, एनएरोबिक हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ठीक, साथ ही साथ अगर हम बात करें अपने फैक्ट्स की कि जो मानव हृदय होता है इसमें जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है किस प्रकार का रक्त ले जाती है, तो ऑप्शन तो आपका राइट हो जाएगा कि जो हमारा ऑक्सीजन रहित होता है। कौन? जो ऑक्सीजन रहित होता है ब्लड, उसको ये ले जाती है। ठीक ना, एक ऑप्शन आपको दिया गया बेटा प्लाज्मा, तो प्लाज्मा को भी बहुत अच्छे से समझना है आपको कि प्लाज्मा क्या है। अगर हम बात प्लाज्मा की करें तो ये प्लाज्मा आपका एक पार्ट होता है हमारे ब्लड का, क्योंकि जो ब्लड होता है आप सभी लोग जानते हो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये एक तरल संयोजी ऊतक पदार्थ होता है, ये आपका कैसा लिक्विड होता है। जो प्लाज्मा होता है ये उसी का भाग होता है, क्योंकि रक्त को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो बेटा, एक प्लाज्मा और दूसरा आपकी कणिकाएं यानी जो सेल्स होती हैं। तो एक पार्ट उसमें प्लाज्मा होता है। पूछा जाएगा कि बताओ जो प्लाज्मा होता है इस प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा किस चीज़ की पाई जाती है। ध्यान रखना प्लाज्मा क्या है, ये प्लाज्मा जो है हमारा एक पार्ट हो जाता है बेटा किसका? रक्त यानी ब्लड का। तो आपको ध्यान क्या रखना, जो ब्लड है हमारा उसका पार्ट होता है, और इसमें जो सर्वाधिक मात्रा होती है, इसमें बेटा जो हमारी सर्वाधिक मात्रा होती है इसमें क्या होता है, तो आप कहोगे सबसे ज़्यादा सर इसमें पानी पाया जाता है। इसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता, तो पानी पाया जाता। और पानी कितना पाया जाता, तो कहोगे सर 90 to 92%। मतलब
अभी तक तो ऑप्शन में आपको मिल जाता था कि पानी की सर्वाधिक मात्रा होती है इसमें कितनी, तो कहोगे 90%, लेकिन 2 से 3 बार से देखा जा रहा है कि जो ये ऑप्शन आ रहा है इस फॉर्म में दिया जा रहा है कि 90 से लेकर 92%। तो चाहे 90 मिले चाहे 92 मिले, अप्रॉक्स आपको पता चल जाएगा बेटा कि 90 से लेकर 92% तक होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा होती है हमारी किसकी, पानी की। उसके बाद अगर हम बात करें कि उसके बाद क्या पाया जाता, तो कहोगे सर प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन की मात्रा 7% के आसपास होती है। कितनी होती, 7% के आसपास होती है। 7 से 8 भी हो सकती है, 7 से 9 भी हो सकती है। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो प्लाज्मा होता है ये क्या होता है, तो सबसे आप कहोगे सर ये हल्के पीले रंग का होता है, लाइट येलो। ध्यान रखो इस बात को भी, शायद पूछा गया कि किस रंग का होता है, क्या, हल्का पीला बेटा। कैसा होता, तो कहोगे सर हल्का पीला, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी, जो प्लाज्मा होता है कैसा होता है, तो कहोगे सर हल्का पीला होता है यानी लाइट येलो होता है। और जो प्लाज्मा होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो कहोगे सर पानी की होती। कितनी होती है, तो 90 से 92% होती, और प्रोटीन 7% होता है। अगर हमने बात की एरोबिक श्वसन और एनाएरोबिक की, तो ये सारे आपके, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, जो हमारा ऑक्सीजन रहित रक्त है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो रहित है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें बेटा, कह रहा कि पारिस्थितिकी में ट्रॉफी जो होती है उसका क्या अर्थ होता है। इन इकोलॉजी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉफिक लेवल। तो क्वेश्चंस आपका कह रहा है कि इन इकोलॉजी यानी जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉफिक लेवल। ऑप्शन इज ऊर्जा हस्तांतरण का स्तर, ऑप्शन बी दिया गया बेटा आपको जीवों की संख्या, सी दिया गया आवास का प्रकार, और डी दिया गया अब घटक की जो भूमिका है हमारी। तो अगर हम बेटा बात करें किसकी, जो ट्रॉफिक है, क्या है ट्रॉफिक क्या है आपका ट्रॉफिक लेवल बेटा, ट्रॉफिक लेवल, ठीक है ना। तो ये क्या करता, तो आप कहोगे बेटा लेवल ऑफ एनर्जी, यानी जो हमारी एनर्जी है उसका लेवल ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। मतलब ऊर्जा हस्तांतरण का स्तर है ये, ऊर्जा हस्तांतरण का स्तर, ठीक है। मतलब क्या कह सकते हो कि लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, क्या कह सकते हो बेटा, लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्लियर ना बात, ठीक है ना। तो आपसे कहा जाएगा कि जो हमारा ट्रॉफिक लेवल है ये, जो हमारा ट्रॉफिक लेवल है ये क्या करता, तो कहोगे सर ये ऊर्जा हस्तांतरण का स्तर है, यानी जो लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है ना। तो ये बात आपकी ध्यान रखना, ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा हस्तांतरण का स्तर, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्लियर है ना बात, ये बात आपसे पूछी भी जाएगी। कह रहा कि क्वासियोरकर रोग मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की कमी से होता है। जो हमारा 2 रोग होते हैं, ध्यान रखना, रोग तो कई सारे हैं, किन किन चीज़ों से हमारी डिजीज होती हैं, तो आप कहोगे सर रोग हमारे शरीर में विषाणु से भी होते हैं, जीवाणु से भी होते हैं। विषाणु यानी वायरस होता है बेटा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया होता है, इन 2 से होते हैं। साथ ही साथ फंगस यानी कवक से भी होते हैं, और उसके बाद प्रोटोजोआ उनसे भी होते हैं। और जो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि प्रोटीन, किससे, प्रोटीन तो दो चीजें आप ध्यान रखना कि प्रोटीन से होने वाले रोग, किससे, प्रोटीन से। प्रोटीन की कमी से कौन से 2 रोग होते हैं, तो 2 रोग होते हैं, एक मारास्मस और एक क्वासियोरकर बेटा। कौन सा, एक क्वासियोरकर रोग हो जाता है हमारा, एक हमारा क्वासियोरकर रोग हो जाता है, ठीक है। एक हमारा क्वासियोरकर हो जाता है और एक हमारा हो जाता है मरास्मस, ठीक है ना। तो ये दोनों आप ध्यान रखना, क्या, क्वासियोरकर और मरास्मस। साथ ही साथ तुमसे ये भी पूछ लिया जाए कि बताओ जो क्वासियोरकर है इसमें मुख्य लक्षण क्या है। जो क्वासियोरकर है इसमें मुख्य लक्षण क्या, तो कहोगे एडीमा। क्या बेटा, एडीमा। एडीमा का मतलब बेटा क्या होता है, सूजन। क्या कह सकते हो इसको, सूजन। तो ये बात तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी ना, ये बात तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी कि बताओ जो हमारा प्रोटीन होता है, जो हमारा प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन में क्या होता है, तो प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में 2 रोग होते हैं।
कौन कौन से? तो कहोगे सर एक हमारा क्वासियोरकर हो जाता है और एक हमारा मारास्मस हो जाता है। ये दोनों प्रोटीन की कमी से होते हैं। और क्वासियोरकर में होता क्या? तो कहोगे सर एडिमा यानी इसमें सूजन होती है। क्या होता है? एडिमा यानी सूजन। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? प्रोटीन। ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? प्रोटीन। अगर हम बात करें आयरन, आप सभी लोग जानते हो आयरन जो सबसे ज़्यादा आपको सिंबल की बात करें तो आयरन का सिंबल बेटा क्या होता है? Fe, ठीक है ना। और विटामिन ए जिसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है आपका, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है या रासायनिक नाम कह सकते हो रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कहोगे विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में बेटा होने वाला रोग हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जिसे आप कहते हो रनतौंधी। क्या कहते हो? रनतौंधी, ठीक है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए हो गया और प्रोटीन की कमी से हो गया आपके रोग। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा कि बताओ मानव तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन की वह संरचना जो संकेत प्राप्त करती है। क्या कहना चाह रहा है ये? कह रहा इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्या? इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन दैट रिसीव्स सिग्नल्स इन, कहाँ पर बेटा? कार्ड। सिग्नल्स इन कार्ड, मतलब इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन दैट रिसीव्स सिग्नल इज कॉल्ड। ऑप्शन इज एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी या सिनेप्स, ठीक है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि मानव तंत्र का, आप सभी लोग ध्यान रखना कि न्यूरॉन्स यानी किससे संबंधित है? तो आप कहोगे सर मानव तंत्रिका तंत्र से। किससे? तंत्रिका तंत्र से। और ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कौन सा? डेंड्राइट। डेंड्राइट राइट हो जाएगा बेटा। अब कहोगे सर ये डेंड्राइट है क्या? अगर कहोगे सर ये डेंड्राइट क्या है, तो डेंड्राइट की व्याख्या की अगर बात करें, जो न्यूरॉन्स होती हैं हमारी, न्यूरॉन्स की ही शाखाएं होती हैं। क्या होती हैं? जो हमारी डेंड्राइट होती हैं, ये क्या होता है? तो कहोगे सर ये जो न्यूरॉन्स होती हैं, जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन्स की शाखाएं होती हैं। न्यूरॉन्स की क्या होती हैं? तो कहोगे सर न्यूरॉन्स की शाखाएं होती हैं। जो क्या कहोगे? जो अन्य न्यूरॉन्स से, जो अन्य न्यूरॉन से विद्युतीय संकेत प्राप्त करती हैं। जो अन्य न्यूरॉन से विद्युतीय संकेत प्राप्त करती है और सेल बॉडी की ओर सेल बॉडी की ओर क्या करती है बेटा? ले जाती है। बात क्लियर है? तो तुमसे पूछा जाए कि बताओ डेंड्राइट क्या, तो कहोगे सर डेंड्राइट हमारी जो है न्यूरॉन्स की ही शाखा, यानी जो हमारी न्यूरॉन्स उन्हीं की ब्रांचेस हो जाती हैं। जो काम क्या करती है? तो कहोगे जो अन्य न्यूरॉन्स यानी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युतीय संकेत प्राप्त करती हैं और क्या करती हैं? साथ ही साथ सेल बॉडी की ओर ले जाती हैं। क्या? जो सेल बॉडी की ओर ले जाती हैं। तो ऑप्शन आपका बेटा क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डेंड्राइट। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डेंड्राइट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि बताओ जल चक्र में ट्रांसपिरेशन का मुख्य योगदान किससे होता है? जो हमारा ट्रांसपिरेशन है उसमें मुख्य योगदान किससे होता है? ऑप्शन इज इन द वाटर साइकिल। इन द क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द वाटर साइकिल द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसपिरेशन कम्स फ्रॉम, ठीक है ना। ऑप्शन इज 1 पौधों से जल का वाष्प बनना, बी ऑप्शन है समुद्र से वाष्पीकरण, एंड सी ऑप्शन है वर्षा का होना, एंड डी है आपका भूजल जो है भूजल का संग्रह। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑप्शन की अगर हम बात करें जो पौधों से क्या होता है बेटा? पौधों से जल का वाष्प बनाना, यही होता है, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो कहोगे पौधों से जल का वाष्पीकरण। एक क्वेश्चन लिखना जो पूछा जाता है आपसे, उसी से क्लियर हो जाएगा। जो पौधे होते हैं हमारे, पौधों से जल का वाष्पीकरण बेटा, जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण किस प्रक्रिया से होता है? प्रोसेस पूछा जाएगा किस प्रक्रिया से होता है। ठीक है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन।
ठीक है ना। तो काम क्या है आपका कि पौधों से जल का जो वाष्पीकरण होता है किस प्रक्रिया से होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा, जवाब आपका हो जाएगा क्या बेटा, ट्रांसपिरेशन। एसएससी सीजीएल में इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन बायोलॉजी के आपको एसएससी में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसी लेवल से हम लोग चलेंगे जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा पौधे से जो जल का वाष्प में बनना, यही क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जाइलम आप सभी लोग जानते हो कि जाइलम क्या होता है, इसमें आपके जल का परिवहन होता है बेटा। इसमें क्या होता है, तो कहोगे जल का परिवहन होता है। और फ्लोएम में क्या होता है, तो फ्लोएम में हमारा हो जाता है भोजन का परिवहन, ठीक है ना। ठीक है ना। तो जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम होता है, और जहां पे भोजन का परिवहन होता है वो फ्लोएम होता है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ पौधों में ऑक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। जो ऑक्सिन हार्मोन होता है हमारा बेटा, कौन सा, ऑक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है ना। ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, पूछा जाएगा कि बताओ ये क्या होता है, तो कहोगे सर IAA का नाम सुना होगा, किसका, IAA का नाम, IAA। ये क्या करता, तो कहोगे जो हमारे प्लांट्स यानी पौधे होते हैं उसमें कोशिका वृद्धि बेटा। क्या, अगर फुल फॉर्म पूछ लिया है तो इसको बोलते हैं इंडोल एस्टिक एसिड, लिख लो, इंडोल एस्टिक एसिड, ठीक है ना। जो IAA है ये क्या करता, तो कहोगे सर IA जो है हमारा, ये पौधों में क्या करता है, कोशिका वृद्धि करता है, लिख लो, पौधों में क्या करता है, तो कहोगे सर पौधों में कोशिका वृद्धि, ठीक है ना। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है, तो कहोगे सर IA यानी इंडोल एस्टिक एसिड का फुल फॉर्म होता है, जो पौधों में कोशिका वृद्धि का काम करता है, ठीक है ना। क्या करता है, तो पौधों में कोशिका वृद्धि का काम करता है। तो ऑप्शन आपके दिए गए, फल पकाना, कोशिका वृद्धि। तो कोशिका वृद्धि कौन करता है, यही करता है ऑक्सिन हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा बी, ठीक है ना। कौन सा राइट हो जाएगा, बी। कोशिका वृद्धि मतलब ये कहाँ पर पाया था, तो पौधों के किनारे पर पाया था, इसीलिए आप ध्यान रखना ये कोशिका वृद्धि और अपिकल डोमिनेंस, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कह रहा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है, ठीक है ना। कौन सा रोग विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है, तो कई सारे रोग हैं, आप सभी लोग ध्यान रखना, वायरस यानी विषाणु, तो आपके शरीर में विषाणु द्वारा भी रोग होता है, ठीक है ना, विषाणु द्वारा भी होता है, जिसे आप वायरस कहते हो बेटा, ठीक है ना। अगर पूछा कि बताओ वायरस की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो इनका नाम ध्यान रखना, दिमित्री इवानोवस्की, दिमित्री इवानोवस्की, ठीक है ना। मतलब जो वायरस की खोज करता थे वो कौन थे, दिमित्री इवानोवस्की। और विषाणु के बाद जो है ये हमारा आ जाता है, अगर हम बात करें जीवाणु, जीवाणु यानी बेटा क्या, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है ना। इस बैक्टीरिया की खोज करने वाले थे एंटोनी इवानोवस्की ना। अगर हम बात करें जीवाणु की खोज करने वाले कौन थे, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक बेटा, ठीक है ना। कौन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक, कौन थे, तो कहोगे सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, विषाणु है और जीवाणु है। विषाणु के खोजकर्ता दिमित्री इवानोवस्की, जीवाणु के खोजकर्ता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हो जाते हैं। इन सभी से आपके रोग होते हैं, वायरस से भी होते हैं, बैक्टीरिया से भी होते हैं, साथ ही साथ फंगस यानी कवक से भी होते हैं, उसके बाद प्रोटोजोआ से होते हैं। प्रोटीन से कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटीन से दो रोग होते हैं आपका, एक क्वासियोरकर और एक मारास्मस। तो ये सारे रोग आपको बताए जाएंगे। अभी आपसे पूछा गया कि बताओ इसमें से जो ऑप्शन दिए गए किससे कौन सा रोग होता है, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन ध्यान रखना, इसमें इन्फ्लुएंजा जो है, क्या है, इन्फ्लुएंजा जो है ये आपका वायरस जनित रोग है, यानी वायरस विषाणु से फैलने वाला रोग है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, सिफिलिस की, तो सिफिलिस आपका किससे हो जाता है, तो कहोगे सर बैक्टीरिया से होता है, ये बैक्टीरिया से फैलता है, यानी जीवाणु से, ठीक है ना।
तो ये आपका बैक्टीरिया से हो जाता है। और इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाता है, इन्फ्लुएंजा, यानी ये वायरस जनित है। और इस वायरस के खोजकर्ता हमारे दिमित्री इवानोवस्की और जीवाणु की खोज करने वाले एंटोनी वॉन लिवेनॉक। तो ऑप्शन आपका कौन, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कह रहा एबीओ रक्त समूह प्राणी में ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ध्यान रखो, जो ओ होता है, जो ओ होता है बेटा, इसको क्या कहते हो, तो कहोगे सर यूनिवर्सल डोनर कहते हैं इसको। यूनिवर्सल डोनर मतलब सर्वदाता, क्या कहते हैं, सर्वदाता। जो रक्त सभी को दिया जाए उसे कहते हैं सर्वदाता, यानी डोनर कहते हैं। लेकिन जो सभी को ना दिया जाए, जैसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही, वो हमारा होता है ए बी। ठीक है, तो ऑप्शन पूछा गया कि क्यों होता है, तो ऑप्शन ध्यान रखना कि इनके पास कोई एंटीजन नहीं होता है। क्या, जो आरबीसी होती है यानी रेड ब्लड सेल्स, क्या आरबीसी जो होती हैं आपकी, इनके पास कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्या रीजन पूछा जाए तो कहोगे सर एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है। ठीक है ना, आरबीसी ये क्या होता है आपका, तो कहोगे रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका कौन सा, इनके पास कोई एंटीजन नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कैल्विन चक्र जो है हमारा में CO2 का जो स्थिरीकरण है किस एंजाइम द्वारा होता है। ऑप्शन इज रूबिस्को, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। तो ऑप्शन आपका बेटा जो रूबिस्को है, कौन सा, रूबिस्को। ये क्या करता है, तो कहोगे CO2 का स्थिरीकरण इस एंजाइम द्वारा होता है, CO2 का स्थिरीकरण। ठीक है ना, और CO2 ये क्या होता है, तो कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, चलो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, रूबिस्को, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र का अंतिम निर्माण जो हमारा यूरिन है उसका जो लास्ट फॉर्मेशन होता है मुख्य रूप से किस भाग में होता है। ऑप्शन है आपका बोमैन कैप्सूल, हेनले का रूप, या डिस्टल कॉन्वल्यूटेड ट्यूबेल, या लास्ट है आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो ध्यान रखना बेटा, जो लास्ट प्रोसेस उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है ना, क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को, तो इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जो ऑप्शन नंबर आपका बेटा किस में दिया गया है, डी में दिया गया है। ये लास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक है लेकिन ऊष्मा निकलती भी है और नया पदार्थ भी बनता है। ऑप्शन इस पहला है आपका मोमबत्ती का जलना, बी है बर्फ का पिघलना, सी है आपका नमक का पानी में घुलना, एंड कागज का कटना। तो अगर बात करें कौन सा है, तो आप ध्यान रखना, अगर मोमबत्ती को बेटा तुम जला रहे हो, क्या मोमबत्ती को जला रहे हो, उसके साथ ध्यान रखना किसके साथ, ऑक्सीजन तो रहता ही रहता है ना। अगर बात हमने मोमबत्ती की इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा, ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा, तो इसकी अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, CO2। क्या प्राप्त होगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ जल भी कह सकते हो H2O, और क्या हीट, क्या मिल जाएगी हमें, हीट, और साथ ही साथ प्रकाश बनता है यानी लाइट। क्या बन जाता है, लाइट भी बन जाता है। ठीक ना, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है ध्यान रखना कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है जो ऊष्मा भी बनाता है। तो ये आपका बेटा, अगर हम बात करें मोमबत्ती की, अगर हम बात मोमबत्ती की करें तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो CO2 देता है, पानी देता है और हीट देता है, साथ ही साथ ऊष्मा। यही आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा कि रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनना किस लक्षण को दर्शाता है। मतलब इन अ केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स विच साइन। ऑप्शन है नया ठोस पदार्थ बनना, केवल गैस, केवल रंग, या केवल तापमान। तो अगर बात की जाए अवक्षेप बनना, क्या अवक्षेप बनना, तो ये क्या होता, तो कहोगे सर फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन जो है हमारा ऑफ अ न्यू सॉलिड, ऑफ अ न्यू सॉलिड सब्सटेंस, नया ठोस पदार्थ बनना। ठीक है ना, नया ठोस पदार्थ बनना। बात क्लियर बेटा,
जो हमारा नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेप बनना। और ये जो किस में प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन में होता है, यानी रासायनिक अपक्रिया में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विषमांगी मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिसे आप क्या कहते हो, हेट्रोजीनियस। बेटा हेट्रोजीनियस जो मिक्सर होता है उसका आपका क्या एग्जाम्पल है, ऑप्शन है आपका दूध, हवा, नमक का घोल या शुद्ध जल। अगर हम बात करें विषमांगी मिश्रण जो है आपका बेटा, कौन सा विषमांगी मिश्रण, इसका जो उदाहरण है, इसका जो उदाहरण है ध्यान रखना, ये आपका हो जाता है दूध। कौन सा, दूध। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन भी पूछा गया, बताओ दूध किस प्रकार का मिश्रण है। आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि जो हमारा ये दूध है, जो हमारा मिल्क है, ये किस प्रकार का मिश्रण है, किस प्रकार का मिक्सचर है। तो कहोगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सर, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है ना। अगर साथ ही साथ क्या नमक का घोल जो है, क्या अगर पूछ लिया जाए कि जो नमक का पानी है ये हमारा, या नमक का घोल जो है ये किस प्रकार का है, तो कहोगे सर ये हमारा समांगी मिश्रण है। ये क्या है, तो कहोगे सर ये हमारा समांगी मिश्रण है। बात क्लियर है ना। तो अगर बात की जाए कोलाइडर भी होता है दूध, आपको ये ध्यान रखना है। तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हमारा मिल्क यानी दूध, और नमक का घोल का उदाहरण समांगी मिश्रण हो जाता है। तो आपसे पूछा गया कौन सा विषमांगी का उदाहरण है, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो आपका दूध, यानी ऑप्शन नंबर ए बेटा राइट हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व है और धातु भी है, साथ ही साथ एलिमेंट और मेटल दोनों, एलिमेंट और बेटा क्या मेटल, ये दोनों जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से केवल एक है जो आपका क्या एलिमेंट प्लस मेटल दोनों है, बाकी सभी आपके बचे हुए कंपाउंड हैं। बाकी सभी हुए आपके बचे हुए कंपाउंड हैं जो आपके संयोजन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक। तो अगर हम बात करें लोहे की, किसकी, लोहे की बात करें, यानी Fe, जिसे आप क्या कहते हो बेटा, आयरन कहते हो। और ये आयरन आपका एलिमेंट यानी तत्व भी है, मेटल यानी धातु भी है। लेकिन जो भी बच रहे हैं आपके, चाहे जल ले लो, चाहे NaCl ले लो, जल H2O, NaCl नमक, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये सभी आपके क्या हैं, यौगिक हैं जो किसी के संयोजन से बन रहे हैं। तो ये सभी आपके बेटा क्या हो जाते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड यानी आप कहोगे सर यौगिक। लेकिन जो आयरन है यानी लोहा है, ये आपका क्या एलिमेंट और मेटल हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है MgO में मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है। MgO मतलब, MgO जो है हमारा बेटा, इसको कहते हो क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या कहते हो, तो सबसे पहले इसका नाम आप ध्यान रखोगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक ना। इसमें जो आपका है एक मैग्नीशियम हो गया बेटा, और एक आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। एक आपका मैग्नीशियम हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। ठीक है ना। किससे मिलकर बना, तो कहोगे सर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है ना। अगर मैग्नीशियम की बात करें कि इसकी संयोजकता कितनी होती है, तो कहोगे सर +2। और अगर हम बेटा बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की क्या होती है, -2। अगर हम दोनों को मिला दें तो +2 और -2 मिलके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो +2, ऑक्सीजन की बात करें तो -2। लेकिन अगर हम पूरी MgO की बात करते हैं तो कहोगे सर न्यूट्रल हो जाता है। अगर हम पूरे की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, यानी आप कहोगे सर ये उदासीन हो जाता है। तो जिसका भी पूछा जाए, आपसे पूछा गया किसकी, मैग्नीशियम की, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। मैग्नीशियम की क्या हो जाएगी, +2 बेटा। ठीक है ना। दही में मुख्य अम्ल कौन सा है और यह किस प्रकार का अम्ल है। जो दही है आपका, जो दही है आप जानते हो जिसे आप कर्ड कहते हो बेटा, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कहोगे सर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है ना। इसी तरह से आपसे पूछा जाए इमली जो होती है, इमली, टैमारिंड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हो, टैमारिंड, इसमें कौन सा होता है, तो कहोगे सर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है इसमें। ठीक है ना। क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर नींबू की बात करें तो सिट्रिक एसिड, संतरा की बात करें सिट्रिक एसिड, सारे एसिड आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया दूध में मुख्य अम्ल कौन सा है और यह किस प्रकार का है, तो आप कहोगे कि सर इसमें कौन सा लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और ये कौन सा अम्ल है, तो कहोगे कार्बनिक अम्ल होता है। ठीक है ना। कौन सा लैक्टिक अम्ल है जो आपका क्या हो जाता है, कार्बनिक अम्ल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको पानी में मिलाने पर क्या बनता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें बेटा, जिसे आप कहते हो पीओपी। पीओपी बहुत ही अच्छे से जानते हो कि जो घर में डिजाइन बनाने के काम आती है वो हमारा क्या होता है, पीओपी। अगर बात करें फॉर्मूले की तो ये होता है CaSO4.12H2O बेटा। इसमें जल का आधा अणु होता है, कितना, जल का आधा अणु होता है। और अगर इसके नाम की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट, क्या,
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी क्यों लगाया? क्योंकि आधा बेटा, हाइड्रेट मतलब पानी, जो जल होता है उसका आधा अणु होता है, इसलिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इस पीओपी की जब रिएक्शन आप करा दोगे, जब इसकी रिएक्शन जल यानी पानी के साथ करा दोगे, तो ये आपको क्या बना के दे देगा? जिप्सम दे देगा। जिप्सम, जो जिप्सम बोर्ड आते हैं आप जानते हो क्या, जिसे फॉर सीलिंग में यूज किया जाता है जिप्सम बोर्ड, उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O बेटा। क्या हो जाता है? CaSO4.2H2O। तो ध्यान रखना, जब पीओपी की रिएक्शन जल के साथ कराओगे तो हमें क्या मिलेगा? तो कहोगे सर जिप्सम मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए CaSO4.2H2O। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ग्राफाइट, जो हमारा ग्रेफाइट होता है क्यों पेंसिल की लीड में इस्तेमाल होता है? ग्रेफाइट आप सभी लोग जानते हो, जो कार्बन है हमारा, क्या बेटा, जो कार्बन है, इस कार्बन के जो अप्रूप होते हैं, क्या जो हमारा कार्बन है इसके अप्रूप जो होते हैं, तो आप ध्यान रखना ग्रेफाइट हो गया, ठीक है ना। फुलरीन भी होता है एक, क्या फुलरीन, ध्यान रखना है। हीरा, ये सभी बेटा क्या है? ये कार्बन के अप्रूप हैं, आपको ध्यान रखने हैं। यही आपसे पूछा गया जो ग्रेफाइट है ये पेंसिल की लीड में क्यों इस्तेमाल होता? तो कहोगे सर ये उस पर छाप छोड़ता है, यानी ये नरम होता है, और नरम होने के साथ साथ क्या करता है? कागज पे अपनी छाप छोड़ देता है। तो ऑप्शन जो है आपका ये नरम होता है और कागज पर अपना निशान छोड़ देता है, जो आप देखते हो जिसे आप बच्चे पढ़ने के काम करते हैं, पेंसिल में उपयोग होता है। पेंसिल की जो आगे की निब होती है वो आपकी किसकी बनी होती है? तो इसी की बनी होती है, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट क्यों पेंसिल की लीड में होता है? तो इसीलिए होता है क्योंकि ये उस पर क्या करता है? छाप छोड़ देता है। तो ये सारे अप्रूव भी ध्यान रखना, जो एलॉय ऑफ कार्बन, फुलरीन, हीरा और ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ हरी खाद मुख्य रूप से मिट्टी में किस तत्व की मात्रा को बढ़ाती है? जो हमारी हरी खाद होती है मुख्य रूप से किसको बढ़ाती है? ऑप्शन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो हमारी हरी घास होती है बेटा, हरी खाद होती है, ये किसको बढ़ाती? तो कहोगे सर नाइट्रोजन को। किसको बढ़ाती? नाइट्रोजन। सिंबल बेटा नाइट्रोजन का क्या होता है? तो N2 लिखा जाता है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के खोजकर्ता की बात की जाए तो रदरफोर्ड इसके खोजकर्ता हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? रदरफोर्ड इसके खोजकर्ता हो जाते हैं। इसका एटॉमिक नंबर आपका 7 हो जाता है, जिसको आप कहते हो परमाणु संख्या। क्या कहते हो? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। बाकी सभी ध्यान रखो, फास्फोरस जिसका सिंबल P होता है 15 एटॉमिक नंबर, पोटेशियम सिंबल K एटॉमिक नंबर 19, सल्फर S एटॉमिक नंबर 16। तो आपका ऑप्शन बेटा यहाँ से राइट हो जाएगा कि हरी खाद किसके काम? नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि Na2CO3 का आणविक भार कितना है? Na2CO3 क्या होता है? Na2CO3 यानी आप इसको कहोगे सोडियम कार्बोनेट। इसको आप कहोगे बेटा क्या? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अगर यहीं पे पानी के 10 मॉलिक्यूल इसके साथ लगा देते, Na2CO3.10H2O कर देते, .10H2O कर देते, तो ये हो जाता है हमारा धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर Na2CO3 है तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। और इसका कह रहा अणु भार बता दो, मैं क्या बता दो? अणु भार बता दो। Na2 और Na आप सभी लोग जानते हो सोडियम होता है, और सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23 होता है। और Na कितने आए हैं बेटा? 2 आए हैं, तो 23 दूनी कितना हो जाएगा? 46 प्लस, ठीक है ना। तो सोडियम का कितना हो गया? 46 प्लस लगा दो। सी कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होता है? तो कहोगे सर एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक वेट हमारा क्या 12 होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? तो कहोगे सर 16, लेकिन कितने अणु हैं? 3 है, तो 16 3 कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा बेटा? 48। बस सभी को जोड़ लो, यही पूछा गया तुमसे, ठीक है ना। जोड़ो, 8 2 10 और 6 16, एक कैरी लगा, 4 5 4 9 और 1 10। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 होता है, उसका एटॉमिक वेट अणु भार कितना होता है? तो सर जवाब हो जाएगा 106। क्या हो जाएगा? 106, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है? कौन सी अभिक्रिया? आपको देखो 2H2 ये जो है इसको किस में तोड़ रहा है? तो ये जल और ऑक्सीजन में। ऐसी रिएक्शन आप ध्यान रखना, ये होती है हमारी अपघटन अभिक्रिया। कौन सी? अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। अपघटन मतलब रिडक्शन की होती है। लेकिन अगर यही अभिक्रिया हम इधर से स्टार्ट कर दें बेटा, यही अभिक्रिया अगर हम इधर से स्टार्ट कर दें और इधर खत्म करें, तो ये हो जाती है हमारी संयोजन अभिक्रिया।
बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो अपक्रिया दी गई है ये अपघटन अपक्रिया है, लेकिन अगर इसको उठा के ये प्रोसेस इधर ले आए और ये ट्रांसफर कर दें तो ये अपक्रिया हमारी हो जाती है संयोजन अपक्रिया, ठीक है। लेकिन अभी आपसे जो पूछा गया कि अपघटन अपक्रिया का उदाहरण, तो इस तरह के जितने भी उदाहरणों को तोड़कर जो बनाए जाए वो आपका क्या होता है, तो ये आपका हो जाता है अपघटन अपक्रिया, ठीक। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा अपघटन अपक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी अपक्रिया है जो हमारी ऑप्शन दिए गए जंग लगना, बर्फ का पिघलना, अमोनियम नाइट्रेट का पानी में घुलना, या ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण। कह रहा बताओ हमें एक्सोथर्मिक, कौन सी कह रहा है एक्सोथर्मिक, इसका कौन सा उदाहरण है। तो इनमें से एक ही है केवल जो आपका कौन सा है एक्सोथर्मिक है, जो है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। बेटा क्या है, एक ही है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी जंग लगना, जंग लगना, ठीक है ना। यही है आपका एक एक्सोथर्मिक का उदाहरण, बाकी सभी आपके एंडोथर्मिक हैं। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जंग लगना एक्सोथर्मिक का। इसमें होता क्या, तो इसमें ऊष्मा क्या होती निकलती है। अगर एक्सोथर्मिक पूछा है इसमें क्या होता तो कहोगे सर हीट निकलती है, लिख लो जिसमें ऊष्मा निकलती है, पहचान है ना। तो जिसमें ऊष्मा निकलती है आपकी, कोई पूछ दे कि कौन सी होती है एक्सोथर्मिक, तो आप क्या कहोगे सर जिसमें से हमारी हीट ट्रांसफर होती निकलती है वो एक्सोथर्मिक होती है। उदाहरण की बात करें तो जंग लगना, बाकी सभी बचे ये आपके क्या हो जाते, तो कहोगे सर एंडोथर्मिक हो जाते, ये बचे हुए आपके एंडोथर्मिक हो जाते। क्लियर, चलो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है रेडॉक्स अपक्रिया में रिडक्शन का मतलब क्या होता है। जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होता है बेटा, कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन इसका मतलब क्या होता है, तो कहोगे सर जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसमें जो रिडक्शन होता है क्या होता है, इसमें जो रिडक्शन होता है तो इसमें क्या हो जाता है रिडक्शन में, तो कहोगे सर इसमें होता है जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। ये क्या करता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, क्या करता है, तो कहोगे सर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। लेकिन अगर हम यहीं पे ऑक्सीडेशन की बात करें, यानी आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की बेटा बात की जाए, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या में कमी होती है। क्या होती है, संख्या में कमी होती है। ये सारे क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो रिडक्शन होता है इसका अर्थ क्या होता है, जो अपचयन होता है इसका अर्थ क्या होता है, तो कहोगे सर इसका अर्थ ही होता है कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ सर होता है इलेक्ट्रॉन को खोना, ठीक। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, ठीक है। संचारण मुख्य रूप से किस पर होता है, धातुओं पर, केवल लोहे पर, अधातुओं पर। तो ध्यान रखना संचारण के लिए केवल मेटल पर होता है बेटा, किस पर होता है, तो जो हमारा संचारण है ये किस पर होता है, तो कहोगे सर मेटल यानी धातुओं पर होता है, ठीक है ना। किस पर होता है, तो कहोगे सर ये हमारा मेटल पर होता है यानी धातुओं पर होता है, ठीक है। किस पर होता है, मेटल यानी धातुओं पर होता है। कह रहा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन, ऊर्जा बचाना टू सेव एनर्जी, या गैस की मात्रा को कम करना, या रंग सुधारना। तो ये अपना है क्वेश्चन बेटा, रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन जो है अगर इसको आप बैलेंस्ड करते हो यानी इक्वल करते हो तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना। क्या, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना होता है। ये जो आपका दिया गया किसमें, जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये रासायनिक समीकरण संतुलित करने का काम करता है किसके माध्यम से, तो कहोगे सर द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के अनुसार, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये बेटा आज का अपना प्रैक्टिस सेट था जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन दिए गए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया, ठीक। और ये अपना आपका क्या है, एनए वाला ऐप है। तो आप सभी लोग जाकर प्ले स्टोर से अपना इस ऐप को डाउनलोड कर लोगे, एनए वाला, जहाँ पर आपको सारे जितने भी नोट्स हैं, जो भी बेस्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो जल्दी से जाइए आप सभी लोग प्ले स्टोर से अपने इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बेहतरीन कंटेंट के साथ आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। तो कल मिलेंगे हम लोग इसी टाइम इसी समय। थैंक यू।